वेलकम यू टू सक्सेस ब्लूप्रिंट्स। आप सभी ने अगर मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा है तो मैंने उसमें स्पेसिफाई किया है कि एक लंबे ब्रेक के बाद मैं दोबारा से अपनी स्टडीज़ और अपनी जो यूट्यूब जर्नी है उसको रिज्यूम कर रही हूँ। एंड दो डायरेक्शन में हम काम करने वाले हैं। पहला है एमपी स्पेसिफिक, जिसमें हम एमपी स्पेसिफिक सारे एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। मेन जो हमारा है वो एमपीपीएससी है, क्योंकि उसी से बाकी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं उसी को फॉलो करते हैं, जिसमें एमपीएसआई, एमपी पटवारी, आपके पीईबी के सारे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। दूसरा डायरेक्शन है नेट, जो कि मैनेजमेंट स्पेसिफिक रहेगा। अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियोस डाले हैं पहले, उसमें काफ़ी कुछ हमने एमपी का कवर किया है। जो मेजर पोर्शन हमने कवर किया है वो ज्योग्राफी का रहा है। तो जो भी हमने पढ़ा है उसको हम फिर से रिवाइज करेंगे आगे चल के। बट एज ऑफ नाउ अभी मैंने जो टॉपिक पिकअप किया है वो है आपका पंचायती राज सिस्टम। तो तीन सब टॉपिक्स में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहला रहेगा पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, जो हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। बाकी जो है पंचायती राज सिस्टम इन एमपी और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम इन इंडिया एंड एमपी, वो हम आगे आने वाली 2 क्लासेस में पढ़ के इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर द डाउट। इन केस आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे तो मेरी ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन्ड है, successblueprints1806@gmail.com। आप उस पर भी मुझे जो है मेल कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड उसी के साथ हम अपनी स्टडीज़ को भी रिज्यूम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब मैं पंचायती राज इन इंडिया की बात करती हूँ तो ये स्टार्ट हुआ है कमिटीज़ के रिकमेंडेशन से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 6 कमिटीज़ हैं जिन्होंने रिकमेंडेशंस दिए, जैसे कि बलवंत राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, गाडगिल कमेटी। ठीक है, तो अब इन कमिटीज़ का मैंने मेंशन यहाँ पे इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इन कमिटी के बेसिस पे नहीं आता। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके 73rd अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ 1992 में। ये लोकसभा में पास हुआ 22 दिसंबर 1992 में। उसके बाद इसे राज्यसभा में अप्रूवल मिला ऑन 23 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर। फिर इसे प्रेसिडेंट ने अप्रूव करा इन अप्रैल 1993, मतलब हम नेक्स्ट ईयर में पहुंच गए। और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन या ऑपरेशन जो इसका हुआ वो 24 अप्रैल 1993 में हुआ। अच्छा, यहाँ पे आपको ये वाली डेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये कब से एक्चुअली में ऑन पेपर से ऑन ऑपरेशन आया। एमपी फर्स्ट स्टेट बना जिसने इस लॉ को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करके दिखाया। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं तो एमपी की इंफॉर्मेशन भी हम साथ में ध्यान रखते चलेंगे। वंस दिस बिल गॉट पास्ड तो इसके प्रोविजंस बन गए। अब प्रोविजंस में जब मैं बात कर रही हूँ तो 2 प्रोविजंस में यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है। एक है पंचायती एक्ट। ठीक है, पंचायती एक्ट की जब मैं बात करती हूँ तो पंचायत एक्ट रूरल एरियाज के लिए बना। ठीक है, और आपका म्यूनिसिपैलिटी एक्ट जो बना दैट वाज फॉर योर अर्बन एरियाज। ठीक है, या अर्बन लोकल बॉडीज भी उन्हें कहा जाता है। पंचायत एक्ट के प्रोविजंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक मेंशन्ड है। एंड म्यूनिसिपैलिटी एक्ट जो है वो आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक आपको देखने को मिलता है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमको याद रखना है वो ये है कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कहाँ पे पंचायत बनाए और कहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी बनाए।
तो हमने डिस्ट्रिक्ट को ही डिवाइड कर दिया दो एरियाज में, एक अर्बन एरिया, एक रूरल एरिया। अर्बन एरियाज में बनेंगी म्युनिसिपैलिटीज और रूरल में बनेंगे पंचायत। ठीक है, अब ये तो डिसाइड हो गया, पर अर्बन एरिया कौन सा है और रूरल एरिया कौन सा है, ये भी एक डिबेट का पार्ट बन जाता है। तो ये डिसाइड किया गया कि अर्बन एरिया में हम पॉपुलेशन को देखेंगे। जिस भी एरिया की पॉपुलेशन 5000 प्लस होगी और उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 400 प्लस होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब उस एरिया में पर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, तो वहां पे 400 प्लस होने चाहिए। और एक और क्लॉज यहाँ पे ऐड है कि 75% ऑफ द मेल स्टाफ, मेल पॉपुलेशन, वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में हो। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कौन सी हो जाएंगी, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ऑफिसेज हो जाएंगे, जो भी चीजें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना हो, तो वो एरिया कहलाएगा आपका अर्बन पॉपुलेशन या अर्बन एरिया। ठीक है, और उसको छोड़ के बाकी सारे एरियाज हो जाएंगे आपके रूरल एरियाज। अब ये स्पेसिफिकली मैं एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। हर स्टेट का अपना अपना पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो 5000 प्लस का और 400 प्लस का फिगर है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 5000 प्लस आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए और पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए 400 प्लस की, प्लस 75% जो मेल पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से एंगेज होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उस चीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। तो इंडिया के हर स्टेट में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम बनाया गया। इसमें 3 तरीके की पंचायत आती हैं। सबसे लोअर लेवल यानी विलेज लेवल पे आता है ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे आता है आपका इंटरमीडिएट पंचायत। इस इंटरमीडिएट पंचायत को एमपी में हम जनपद पंचायत कहते हैं, और जो तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो है जिला पंचायत। तो अब विलेज किसे कहेंगे हम, विलेज कोई भी स्मॉल सेटलमेंट जो रूरल एरियाज में जनरली आपको देखने को मिलता है। अब डिस्ट्रिक्ट क्योंकि बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट बनता है, हर एक स्टेट में कई कई डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाती हैं, तो उनको इजीली मैनेज करने के लिए उन्हें सब डिवीजन में डिवाइड किया जाता है जिसे हम तहसील कहते हैं, और हर एक तहसील के अंदर आप ब्लॉक्स बना देते हो जहां पे प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए। तो ये जो ग्राम पंचायत बनती है वो विलेज लेवल पे बनती है, इंटरमीडिएट पंचायत ब्लॉक लेवल पे बनती है और जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है। हर एक विलेज में कई पंचायत हो सकती हैं, इंटरमीडिएट पंचायत भी ज्यादा हो सकती हैं, पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही जिला पंचायत होती है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट पंचायत को हर एक जिसे बोलना चाहिए स्टेट में अलग नाम दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एमपी की अगर मैं बात कर रही हूं तो एमपी में हम जनपद पंचायत कहते हैं। पंचायत बनेगी कैसे, है ना, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो हर एक पंचायत के लिए हमने एक प्रोसेस को ढूंढा। सबसे पहले तो मैं बार बार आपको याद दिला रही हूं कि हर एक पंचायत रूरल एरिया के लिए ही है, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमको ये याद रखना है कि हर एक पंचायत जो है वो रूरल एरिया के लिए ही होगी। अब जब हम ग्राम पंचायत बनाने जाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि एज पर एमपी रूल 5000 रूरल पॉपुलेशन पे आप एक पंचायत बनाओगे, पर क्या हर गांव में सिमिलर 5000 की पॉपुलेशन होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। जैसे मान लेते हैं कि विलेज ए में 1000 पॉपुलेशन है, विलेज बी में 2000 है, विलेज सी में 1500 है और डी में तो 500 ही है। तो इन टोटल जब हम इसे करते हैं तो ये हो गया 5000। तो इस पूरे पॉपुलेशन या इस पूरी विलेजेस को कंबाइन करके इन चारों के लिए हमने एक पंचायत बना दी, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो अब पॉपुलेशन जब हम कंसिडर करेंगे इनकी, तो ये 5000 को हम कंसिडर करेंगे। तो ऐसे में हमको कई गांव को इकट्ठा जोड़ के एक पंचायत के लिए इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। इलेक्शंस कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे 10th यूनिट में। तो उसकी क्या प्रोसेस है, क्या उसके प्रोविजंस है, वो हम वहां देखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट जो है वो आपका पंचायत बनाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, ये जो हमने पॉपुलेशन ढूंढी 5000 की, इस पूरी पंचायत, ग्राम पंचायत को हम वार्ड्स में बना देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने कुछ इस तरीके से वार्ड्स बनाने हैं। ठीक है, जहां वार्ड्स बन जाएंगे उसमें हर स्टेट के अलग मिनिमम और मैक्सिमम वार्ड होते हैं एक पंचायत में। एमपी के मिनिमम वार्ड 10 है और मैक्सिमम 20 है। 20 से ज्यादा वार्ड्स आप एक ग्राम पंचायत में नहीं बना सकते। तो एक बार आपने इनको वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पॉपुलेशन को, ठीक है, उसके बाद हम पीपल को सिलेक्ट करेंगे। पीपल को सिलेक्ट करेंगे यार, जो भी इंटरेस्टेड होगा इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए हर डिफरेंट वार्ड से, वो वहां से अपना नॉमिनेशन हमें प्रोवाइड करेगा। जो भी जीतेगा वो ग्राम पंचायत का मेंबर बन जाएगा। अब मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत को हम क्या कहते हैं? पंच कहा जाता है, और उसके चेयरमैन को जो हम कहेंगे सरपंच। अगर मैं एमपी की बात करती हूँ तो 23,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत हैं, क्योंकि आज की डेट में भी रूरल एरिया की पॉपुलेशन अर्बन एरिया से कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो ग्राम पंचायत में कोई नंबर नहीं है, ग्राम पंचायत आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी भी हो सकती है। जब मैं इंटरमीडिएट की बात करती हूँ तो इंटरमीडिएट पंचायत में कितने पॉपुलेशन हमें चाहिए? 5,000 हमें चाहिए थी ग्राम पंचायत के लिए, 50,000 हमें चाहिए फॉर इंटरमीडिएट पंचायत। अब इंटरमीडिएट पंचायत में 50,000 की पॉपुलेशन हम कैसे लेकर आएंगे? अब हम जैसे वहां पे हमने विलेज की पॉपुलेशन को क्लब कर दिया था, यहाँ पे हम अलग अलग ग्राम पंचायत को इकट्ठा करके 50,000 लोगों की पॉपुलेशन बनाएंगे। उसके बाद का प्रोसेस सेम है, आप वार्ड्स बनाएंगे, वार्ड्स बना के इलेक्शन करवाएंगे, जो भी जीतेगा वो इस पंचायत का एक मेंबर बन जाएगा। एमपी में मिनिमम वार्ड जो जनपद पंचायत के होने चाहिए वो 10 हैं और मैक्सिमम 25 होने चाहिए, इससे ज्यादा आपके पास नहीं होने चाहिए। और एक वार्ड की जो पॉपुलेशन है एमपी में वो 5,000 होना चाहिए। तो अगेन वही वाली बात है कि आपको वार्ड्स भी इस तरीके से ज्वाइन करके बनाने पड़ेंगे कि आपकी पॉपुलेशन 5,000 की हो जाए और मिनिमम वार्ड्स आपके 10 हो और मैक्सिमम आपके 25 हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम विलेजेस को मिला के ग्राम पंचायत बना रहे हैं 5,000 की पॉपुलेशन को इंश्योर करने के लिए, और कैसे हम ग्राम पंचायत को मिला के 50,000 की पॉपुलेशन को इंश्योर करने के लिए इंटरमीडिएट पंचायत बना रहे हैं। देन जिला पंचायत मैंने आपको पहले भी बताया है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही जिला पंचायत होगी। इसमें सारी ही जनपद पंचायत को इंक्लूड कर लिया जाएगा, यानी इंटायर रूरल एरिया आप उसको ले लोगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एमपी में जो मिनिमम वार्ड्स होंगे, अगेन जिला पंचायत के वो 10 होंगे, मैक्सिमम 35 हो सकते हैं, और हर एक वार्ड में 50,000 पीपल होंगे। ठीक है, तो अब आपको अगर मैं बोलूं तो ग्राम पंचायत में 5,000 पॉपुलेशन, जनपद पंचायत या इंटरमीडिएट पंचायत में 50,000 की पॉपुलेशन है, और जिला पंचायत में एंटायर पॉपुलेशन है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि हमारी पंचायत बनी कैसे। अब पंचायत के प्रोविजन की तरफ हम चलते हैं। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 73rd अमेंडमेंट बिल जो आया था 1992 में, उसमें प्रोविजंस जो है वो बनाए गए।
आप दो तरीके के प्रोविजंस हैं, एक तो कंपल्सरी प्रोविजन, एक है वॉलेंटरी प्रोविजन। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है? कंपल्सरी प्रोविजन वो है जो सब स्टेट्स के लिए कॉमन है, गवर्नमेंट ने कॉमन प्रोविजन बना दिया, कॉमन फॉर ऑल स्टेट। ठीक है, आप किसी भी स्टेट में हो, एमपी में हो, महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो, आपको वो चीजें फॉलो करनी ही करनी है। और कुछ है वॉलेंटरी प्रोविजंस जो स्टेट पे डिपेंड करता है कि अपने हिसाब से, अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए, अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए आप वो जो प्रोविजंस है वो बना सकते हैं। इसका पावर जो है वो सेंटर ने स्टेट को प्रोवाइड कर दिया। अब जब आप बात करते हो लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट में तो दोनों ही चीजें आ जाती हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी दोनों के लिए लोकल गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इस लोकल गवर्नमेंट की जब मैं बात करती हूँ तो लेजिस्लेचर जो है वो लॉज इनके लिए बना सकता है, दोनों के लिए। लेकिन जो 73rd अमेंडमेंट दिया हुआ है उसे किसने दिया है? पार्लियामेंट ने दिया है। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें ये पूछने का क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कैसे हुआ जब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लिए लॉज स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है, तो फिर 73rd अमेंडमेंट जो है उसके अंडर पार्लियामेंट ने कैसे दे दिया? तो एक आर्टिकल पास हुआ, ठीक है, जहां पे जो आर्टिकल है 249, ठीक है, आर्टिकल 249, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिखा है कि अगर राज्यसभा कोई भी प्रपोजल पास करती है जिसमें 2/3 मेजोरिटी के लोग जो वहां पे प्रेजेंट है वो उसके फेवर में है, तो वो स्टेट लिस्ट से बाहर होके पार्लियामेंट के अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर आपका जो पार्लियामेंट है वो आपको लॉ बना के दे सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ये आर्टिकल अप्लाई हुआ तो पार्लियामेंट ने 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया था कि आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक हमें प्रोविजन जो है वो पंचायती एक्ट के मिलते हैं। तो जो पहला प्रोविजन है वो है आर्टिकल 243। ये सबसे सिंपल प्रोविजन है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा की डेफिनेशन आइडेंटिफाई की गई है। इस प्रोविजन में बताया गया है कि जो आपकी ग्राम सभा है वो एक बॉडी है जिसमें वो विलेजर्स जो हैं वो मेंबर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं वोटिंग करने के लिए। ग्राम सभा करती क्या है? ग्राम सभा वोट करती है जिससे ग्राम पंचायत बन सके। तो ग्राम सभा में वही लोग आएंगे जो वोटिंग के लिए इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये मिलके क्या बनाते हैं? ग्राम पंचायत। अब आर्टिकल 243 में हमें डेफिनेशन मिल गई, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फंक्शंस पावर्स क्या है ग्राम सभा के। तो आर्टिकल 243 ए में हमें यही बताया गया है कि ग्राम सभा के जो फंक्शंस हैं, जो ड्यूटीज हैं, जो पावर्स हैं, वो सब कौन डिफाइन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर या फिर आपकी विधानसभा। ये आपको समझना होगा कि जो चीज़ें मैंडेटरी हैं वो कंपल्सरी प्रोविजन में आती हैं। जैसे ये ग्राम सभा की डेफिनेशन एक कंपल्सरी प्रोविजन है, लेकिन क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि ग्राम सभा क्या क्या कर सकती है, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, तो ये एक वॉलंटरी प्रोविजन हो जाएगा। ठीक है, देन 243B की अगर मैं बात करूं तो 243 जो है वो आर्टिकल आपको बताता है कि पंचायत बनेगी कैसे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि इंडिया में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम फॉलो होता है, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। जैसे 20 लाख से नीचे जिसकी स्टेट्स की पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट ने या रादर कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें ये चॉइस दे दी है, चॉइस ही कहूँगी मैं, चॉइस दी है
कि अगर वो चाहें तो वो इंटरमीडिएट पंचायत को स्किप कर सकते हैं। वैसे तो इट इज़ मैंडेटरी टू फॉलो 3 टायर सिस्टम, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि पंचायती राज में जो 3 टायर सिस्टम है वो फॉलो करना इज़ मैंडेटरी। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन ही कम है, जब लोग ही कम होंगे तो 3 लेवल पे लोगों को फिट करेंगे कैसे? तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि आप उनको चॉइस दे दो, अगर उन्हें लगता है कि वो 3 टायर बना सकते हैं तो वो बनाएंगे, अदरवाइज आप सिंपली उन्हें जिला पंचायत और ग्राम पंचायत बनाने दो। आई होप आई एम क्लियर। अब हम आ जाते हैं 243C पे। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन है आपका। ये है कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत पे। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत की जब मैं बात करती हूँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हर एक मेंबर किसी भी पंचायत में अगर मैं बात करूँ तो वो डायरेक्टली पीपल ही चूज करते हैं। पीपल कैसे चूज करेंगे? ऑफ कोर्स वार्ड बनेगा, वार्ड वाले इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन के थ्रू जो है लोग अपने मेंबर ऑफ पंचायत को पिक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल मेंबर्स की बात कर रहे हैं, यानी पंच की। ठीक है, या मेंबर्स ऑफ इंटरमीडिएट या जिला पंचायत की। जब मैं चेयरमैन की बात करती हूँ तो चेयरमैन जो है आपका ग्राम पंचायत का, तो डिपेंड करता है कि स्टेट कैसे चूज करा रही है। अच्छा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली का कॉन्सेप्ट भी समझा देती हूँ। डायरेक्टली का मतलब होता है इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में लोग अपने पसंद के सरपंच को पिक करते हैं, उन्हें वोट देते हैं। वोटिंग में जो सबसे ज्यादा वोट से जीतता है वो सरपंच आपका बन जाता है। तो ये हो गया डायरेक्ट। ठीक है, और इनडायरेक्ट कैसे होगा कि पंच ऑलरेडी जो पीपल है उन्होंने डायरेक्टली यानी वोट दे के पंचायत तो बना दी, लेकिन सरपंच की जो पोजीशन है उसके लिए कौन जीते, मतलब कैसे उसको सिलेक्ट करना है, वो वोटिंग सिर्फ और सिर्फ करेंगे आपके मेंबर्स ऑफ द पंचायत। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लेते हैं कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट में जिला पंचायत बननी है। ठीक है, तो जिला पंचायत में कौन मेंबर्स होंगे, वो तो पूरा भोपाल डिस्ट्रिक्ट वोट देके जिला पंचायत के मेंबर्स को सिलेक्ट करके मेंबर्स बना देगा। लेकिन वो मेंबर्स फिर वोट देंगे सिर्फ और सिर्फ वो मेंबर्स, और फिर वो सिलेक्ट करेंगे अपना सरपंच। तो ग्राम पंचायत में क्या होगा, ये डिसाइड करती है स्टेट लेजिस्लेचर। हो सकता है वो बोले कि इनडायरेक्टली उनको सिलेक्ट करना है, या हो सकता है वो बोले कि डायरेक्टली सिलेक्ट करना है। ये स्टेट पे डिपेंड कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट और जिला पंचायत की, तो वहां पे हमेशा सरपंच को इनडायरेक्टली ही सिलेक्ट किया जाएगा। इनडायरेक्टली से मेरा मतलब है जो मेंबर्स हैं जिला पंचायत के या फिर जनपद पंचायत के, वो वोट देंगे और अपना सरपंच चुनेंगे। अब एमपी की जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि इंटरमीडिएट और जिला पंचायत तो क्लियर ही है कि वहां पे इनडायरेक्टली ही इलेक्शन होना है, लेकिन ग्राम पंचायत क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है, तो एमपी में हमेशा ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं वो डायरेक्टली ही सिलेक्ट होते हैं। उनके लिए पब्लिक ही वोट देती है, पब्लिक ही अपना सरपंच जो है वो चुनती है। हमेशा याद रखना, एमपी में तीनों जो आपकी पंचायत है उसके सरपंच इनडायरेक्टली नहीं इलेक्ट होते हैं। ग्राम पंचायत में आपको पीपल जो है वो अपना सरपंच खुद चुनती है, और इंटरमीडिएट और जिला पंचायत में जो मेंबर्स पब्लिक ने चुन के मेंबरशिप उन्हें दी है वो इलेक्ट करते हैं अपना सरपंच। आई होप आई एम क्लियर। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे आप कह लो प्रोविजन, वो है रिजर्वेशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है,
तो हमको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा इसको समझने के लिए, बट आप प्लीज यहीं पे फोकस रखिएगा। तो 243D जो प्रोविजन है आपका, जो आर्टिकल 243 है, वो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पे। अब रिजर्वेशन बहुत सारी कैटेगरीज में होता है ना। हमें पता है कि SC ST को भी हमको रिजर्वेशन देना है एज पर लॉ। OBC भी किस किस चीज़ों में रिजर्वेशन के एलिजिबल है, ये तो कास्ट बेस्ड हो गया। प्लस हमको जेंडर बेस्ड यानी वुमेन रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करना होता है। तो गवर्नमेंट का या कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि मैंडेटरी है कि हर स्टेट में आप SC ST और वुमेन को वो रिजर्वेशन दें। अच्छा ध्यान रखिए, यहाँ पे OBC की बात नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी किया है SC ST और वुमेन। ठीक है, OBC क्यों यहाँ नहीं है उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है इवन इन MP। क्योंकि हमारे MPPSC के एग्ज़ाम की ही अगर मैं बात करूं तो उसमें ही बहुत सारी स्ट्राइक्स एंड एवरीथिंग आर हैपनिंग, ठीक है, फॉर रिजर्वेशन ऑफ OBC। तो उसके अलग क्लॉज होते हैं, तो हर जगह पे वो मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी है क्या? मैंडेटरी है कि आपको SC ST और वुमेन को रिजर्वेशन देना इज कंपल्सरी। ठीक है, अगर OBC को रिजर्वेशन देना है पंचायत में तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो स्टेट डिसाइड करेगा, विच मीन्स कि SC ST और वुमेन का जो रिजर्वेशन है दैट इज अ कंपल्सरी प्रोविजन, और OBC का जो रिजर्वेशन रहेगा वो वॉलंटरली प्रोविजन रहेगा। पर अब हम ये रिजर्वेशन देंगे कैसे, है ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो हम अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि इंदौर में 15 लाख रूरल पॉपुलेशन है, उस पे हमने वार्ड्स बनाए। ठीक है, वार्ड्स बनाए तो 10 वार्ड अगर हमने बनाए हैं तो 10 सीटें हमारे पास आएंगी, हर एक वार्ड से एक सीट होगी। तो हमको ये बताना है, ये अज्यूम करना है कि पंचायत A में आपके पास 10,000 पॉपुलेशन है, ये है पंचायत A। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माना कि 1,000 पॉपुलेशन है पंचायत A की। ठीक, अब इस पंचायत में आपके कितने लोग हैं? 1000 में से 200 मान लेते हैं कि SCs हैं और 10 जो हैं वो ST हैं। ठीक है, देखिए इसको एक काम करते हैं कि इसको जो है हम 100 करते हैं, 100। ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया? 10, क्योंकि ये 100 ही होना चाहिए था, तो दिस इज 100। सो 1000 की पॉपुलेशन में से 200 SCs एंड 100 STs। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, सिंपली हमको ये देखना है कि कितना परसेंट हो रहा है। तो 20% हो रहा है, तो 20% रिजर्वेशन हमने SC को दे दिया, 10% हमने ST को दे दिया, सिंपली ऑन द प्रोपोर्शन कि कितना परसेंटेज आपका SC और ST का है। अब SC ST को जब आपने 10% और 20% का रिजर्वेशन दिया है तो क्या होगा, 2 सीट्स आपकी जाएंगी SC को और 1 सीट 10 में से जाएगी आपकी ST को, एज सिंपल एज एवर। तो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग 20% रिजर्वेशन हमने किसको दे दिया? SC को दे दिया। 10% हमने किसको दे दिया? ST को दे दिया। अगेन मैं बता देती हूँ दोबारा से कि ये जो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है ये डिपेंड करता है कितनी SC और कितनी ST आपकी रूरल पॉपुलेशन जो है वो है। ठीक है, फिर से एक बार समझाते हैं। मान लेते हैं कि एक पंचायत में 1000 पॉपुलेशन है, जिसमें 200 जो है आपका SC है और 100 जो है आपका ST है। तो ये 1000 का कितना परसेंटेज हो गया? 20% फॉर SC एंड 10% फॉर ST। इन दैट गिवन सिनेरियो आप उतना ही परसेंटेज का रिजर्वेशन जो है वो SC ST को दे दोगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे 300 SC होते और 500 आपके ST होते, ठीक है, या जो भी, तो यहाँ पे 30% और 50% हो जाता। ठीक है,
चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब मान लेते हैं कि ये है पंचायत बी, ठीक है। अब पंचायत बी में भी हमने कंसिडर किया, मैंने 1000 का फिगर इसलिए लिया है कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए, इजी टू कैलकुलेट है, ठीक है। वही मैंने आपको बताया। मान लेते हैं कि 1000 की पॉपुलेशन में कोई ऐसी पंचायत है जहाँ पे एससी पॉपुलेशन 500 है और एसटी पॉपुलेशन 200 है। तो 10 सीट्स में से कितनी सीट्स जाएंगी? 5 फॉर एससी एंड 2 फॉर एसटी। क्यों? क्योंकि 50% रिजर्वेशन चला गया है एससी को और 20% गया है एसटी को, ठीक। अब पंचायत सी को कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं पंचायत सी में जो है वो पॉपुलेशन है आपकी 1500, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी एससी एसटी पॉपुलेशन नहीं है, ना एससी की कैटेगरी का कोई है ना एसटी की कैटेगरी का कोई पॉपुलेशन है। तो इन दैट गिवन सिनेरियो यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, नो रिजर्वेशन। हाँ, अगर ये होता कि एससी यहाँ पे 200 होते और एसटी यहाँ पे 0 होते, तो इन दैट गिवन सिनेरियो 20% रिजर्वेशन हम दे देते एससी को और एसटी को हम 0% रिजर्वेशन देते। तो अगेन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन पर हम रिजर्व करते हैं एससी और एसटी की सीट्स, लेकिन अलग अलग पंचायत के लेवल पे रिजर्वेशन अलग अलग हो सकता है, ठीक। आई होप आई एम क्लियर। नहीं समझ में आया है तो एक बार और हम देख लेंगे, है ना। रिजर्वेशन हमेशा किस पे बेस्ड होगा? आपके प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन पे। जितना पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है उस हिसाब से आप रिजर्वेशन दोगे। अगर पॉपुलेशन का परसेंटेज 20% है, ठीक है, मान लेते हैं कि 200 है आपकी एससी पॉपुलेशन, तो 20% आपको देना पड़ेगा, ठीक। अगर आपकी पॉपुलेशन 500 है यानी 50% है तो आपको उसी हिसाब से रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अगर कोई पॉपुलेशन नहीं है तो रिजर्वेशन नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन पे ही हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो एससी एसटी और रिजर्वेशन की बात हो गई। अब वुमेन रिजर्वेशन कैसे दोगे? तो वुमेन रिजर्वेशन आप सिंपली जो है वो दोगे यहाँ पे, अगर 10 सीटें हैं तो 1/3 सीट जो है वो आपकी रिजर्व होनी चाहिए वुमेन के लिए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कंसिडर किया कि मान लेते हैं 3 एससी पॉपुलेशन है, 3 एसटी सीट्स है, तो इनमें से भी एक सीट जो है वो एसटी को जाएगी। यानी अगर 3 एससी एसटी आपको 3 एससी कैटेगरी के मेंबर्स आपको इलेक्ट करने हैं तो उसमें से एक वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। और 2 जो है वो हो जाएंगे आपके मेल, एक हो जाएगी आपकी फीमेल, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है एक ही फिगर है एंड दैट इज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो कंपल्सरी प्रोविजन है, ये भी कंपल्सरी प्रोविजन है जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको 1/3 पॉपुलेशन को हमेशा रिजर्व करना है फॉर योर वुमेन। तो 10 सीट्स मैंने अगर मानी 10 वार्ड्स की, तो उसमें से भी 3 जो है वो आपकी जाएंगी फॉर वुमेन। तो इन दैट गिवन सिनेरियो अगर मैंने 3 दे दी तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे एससी और एसटी वाला भी। एससी एसटी वाला वुमेन कैटेगरी के लिए रिजर्व करना इज नोन एज रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसे एससी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व किया है। अब उसमें से भी हम वुमेन को रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन या फिर कोटा विद इन कोटा, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 10 वार्ड में से हमें 3 वुमेन जो है उसका रिजर्वेशन करना है। तो एक होगी एससी, एक होगी एसटी और एक होगी वुमेन कैटेगरी। उसके बाद बची 7 सीट्स। तो 7 सीट्स में से 2 चली गई एससी कैटेगरी को जो हमने यहाँ पे किया था, 2 चले गए एसटी को और 3 बचे आपके अनरिजर्व्ड
जिससे कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि इस अनरिजर्व से वुमेन जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, इससे वुमेन भी लड़ सकती है ना, इससे कोई और भी लड़ सकता है। ठीक है, जो जीतेगा वो मेंबर बन जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ये तो पक्का ही रिजर्व रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो ये तो मेंबर्स की बात हो गई कि आपने 10 लिए और 10 में से आपने 3 का रिजर्वेशन कर दिया फॉर वुमेन। इसमें आपकी SC, ST और वुमेन कैटेगरी तीनों आ गई, क्योंकि हमें 1/3 करना था। उसके बाद 10 में से 2 बचे आपके SC, 2 बचे ST और यहाँ पे आपका रहा अनरिजर्व्ड यानी UR। ठीक है, अब चेयरपर्सन के लिए आप कैसे करोगे? चेयरपर्सन में आपके तीनों पंचायत की मैं बात कर रही हूँ, इन तीनों पंचायत में भी ये मैंडेटरी है कि चेयरपर्सन के ऑफिस के लिए जो रिजर्वेशन रहेगा वो स्टेट लॉ के लिए रहेगा, स्टेट लॉ के हिसाब से रहेगा। मतलब वो तो मैंडेटरी प्रोविजन है जो आप वार्ड्स में दे रहे हो, है ना, लेकिन जब आप यानी मेंबर्स में दे रहे हो, लेकिन जब आप दे रहे हो आपने चेयरपर्सन या सरपंच के लिए, तो स्टेट विल डिसाइड कि SC और ST को किस तरीके से रिजर्वेशन देना है। लेकिन जब हम वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वो यहाँ पे भी कंपलसरी है, यहाँ पे भी आपको 1/3 सीट्स पे वुमेन रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि MP में 23,000 से भी ज्यादा पंचायत हैं, तो इसमें भी आपको 1/3 सीट्स जो है वो किसे देनी पड़ेंगी? वुमेन को देनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक पंचायत का एक ही सरपंच होगा, तो आपको इस सीट्स में से 1/3 जो है वो वुमेन को देनी है। दिस इज कंपल्सरी। हाँ, अगर स्टेट चाहे तो इन सीट्स में से SC ST को भी प्रोविजन बना के सीट्स दे सकती है, लेकिन वुमेन को तो देना ही आपको पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा रिजर्वेशन। ठीक है, एक बार आप अच्छे से समझिएगा, कोई भी डाउट अगर होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगी। ठीक है, अब सिंपल प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 243E जो है दैट इज अबाउट द ड्यूरेशन। तो 5 साल की ड्यूरेशन रहेगी हर एक पंचायत की, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर को कुछ ऐसे ग्राउंड्स मिलते हैं, ठीक है, जो जिसके बेसिस पे वो पंचायत को डिसॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, हो सकता है वो ग्राउंड्स इलीगल डिसीजन मेकिंग हो, या फिर बायस डिसीजन मेकिंग हो, या फिर पंचायत प्रॉपरली मीटिंग्स ना ले रही हो, वो किस ग्राउंड्स पे हम करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारी जो डिसॉल्व हो जाती है पंचायत वो 5 इयर्स के पहले ही डिसॉल्व हो जाएगी। इन दैट केस 6 महीने के अंदर अंदर आपको नई पंचायत जो है वो बनानी पड़ेगी, लेकिन वो नई पंचायत रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए ही काम करेगी। जैसे मान लेते हैं कि एक पंचायत ने 3 साल काम किया, 3 साल के बाद स्टेट ने उसे डिसॉल्व कर दिया, तो बच गए कितने साल? 2 साल। तो जो नई पंचायत 6 महीने के अंदर बनेगी, तो 6 महीने भी निकल गए, ठीक है, तो 3.5 साल निकल गए। तो अब सिर्फ बचा हुआ 1.5 साल ये नई पंचायत काम करेगी, उसके बाद दोबारा से आपकी इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो याद रखना टेन्योर वैसे 5 इयर्स का है, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को डिसॉल्व करता है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको न्यू पंचायत बनानी है और रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए ही वो पंचायत काम करेगी, उसके बाद आपके इलेक्शंस दोबारा होंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 243F क्या करता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, आपने ग्राम पंचायत के इलेक्शन करे या जिला पंचायत के इलेक्शंस करे, ठीक है, या फिर आपने इंटरमीडिएट पंचायत के इलेक्शंस करे, क्योंकि मेंबर्स ऑफ दीज पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि कोई मेंबर है जिसकी मेंबरशिप आपको कैंसिल करनी है, आपको नहीं लग रहा है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो आप क्या करोगे? स्टेट के पास पावर है कि वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दे, वो उसको उस मेंबरशिप से हटा दे। तो ये एक वॉलंटरीली प्रोविजन हो गया। ठीक,
देन आ जाता है 243G। 243G क्या है आपका? 243G है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो स्केड्यूल 9 है उसके अंडर ये प्रोवाइड किया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा ऑन द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पंचायत। तो स्टेट लेजिस्लेचर तो डिसाइड करेगा, लेकिन कुछ फंक्शनल आइटम्स यहाँ पे स्केड्यूल 11 में मेंशन्ड है, सॉरी। तो स्केड्यूल 11 में मेंशन किए गए हैं 29 फंक्शनल प्रोविजन। किस टाइप की वो प्रोविजन है? एग्रीकल्चर एंड लैंड के बारे में है, लैंड को इम्प्रूव कैसे करना है, ड्रिंकिंग वाटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, एनर्जी सोर्सेज, है ना। ऐसे 29 प्रोविजन फंक्शनल आइटम्स बनाए गए जिसका पावर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को दे दिया कि आप प्रोवाइड कर दें कितनी पावर, कितनी अथॉरिटी और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत को देनी है और कौन सी पंचायत को किस लेवल पे देनी है, क्योंकि देना तो स्टेट को ही है, करना भी स्टेट मेंबर्स को ही है, पंचायत ही डिसाइड करेगी। तो हम यहाँ पे लेवल डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इस लेवल का काम है तो ये जिला पंचायत करेगी, इस इतना पावर इंटरमीडिएट को है और इतना पावर ग्राम पंचायत को है। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है? स्टेट लेजिस्लेचर। अगेन दिस इज अ वॉलंटरीली प्रोविजन। नेक्स्ट प्रोविजन है टैक्स पे, फंड्स का, टैक्स का, मतलब फाइनेंशियल प्रोविजन। ठीक है, तो 243H में पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ पंचायत है। ये जो मैंने लिखा हुआ है यह आपके हर एक आर्टिकल का हेडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल पावर्स पंचायत को देने की बात हो रही है। कौन देगा? अगेन स्टेट लेजिस्लेचर ही देगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि सारे पावर्स जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर ही दे रहा है। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को ऑथराइज कर सकता है किस चीज के लिए? कि वो टैक्सेस लगा दें, ड्यूटीज लगा दें, टोल टैक्स ले लें एज पर द प्रोसीजर एंड लिमिट्स। ठीक है, तो दो चीजों की यहाँ पे बात होगी, एक तो टैक्सेस लगाने की, टैक्सेस आपके ड्यूटीज या फिर आपके टोल टैक्स लेने की, तो वो कौन लगा सकता है? वो पंचायत लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है ग्रांट्स की, तो कौन सी पंचायत को कितना ग्रांट मिलेगा, ठीक है, कितने फंड मिलेंगे, कहाँ से मिलेगा ये ग्रांट? स्टेट फंड में से। ठीक है, वो कितना मिलेगा वो भी स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करता है। तो जब हम प्रोविजन 243H की बात कर रहे हैं तो 243H में आपको दो चीजें देखना है, एक तो लगाना है, ठीक है, यानी लोगों से लेना है, टैक्सेस लेने हैं, ड्यूटीज लेनी है, टोल टैक्सेस लेने हैं, वो भी पंचायत डिसाइड कर सकता है। उसे पावर कौन दे रहा है? आपका स्टेट लेजिस्लेचर दे रहा है, लेकिन एक लिमिट तक ही वो ये टैक्सेस लगा सकता है, लेवी कर सकता है। दूसरा है उसे कितनी ग्रांट मिलनी है स्टेट फंड में से, वो भी कौन डिसाइड करता है? स्टेट लेजिस्लेचर। आई होप आई एम क्लियर। अब ये स्टेट लेजिस्लेचर कैसे डिसाइड करेगा? तो इसके लिए एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। फाइनेंस कमीशन एक बहुत ही टेम्पररी बॉडी है जो कौन बनाता है? गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करता है हर 5 साल में, क्योंकि हर 5 साल में ही आपकी पंचायत बन रही है, हर 5 साल में ही आपकी फाइनेंस कमीशन भी बनेगी। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये आपके नेट रेवेन्यू को स्टेट और पंचायत के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का रेकमेंडेशन देते हैं। ये कोई भी इनके पास पावर नहीं है कुछ भी को भी कुछ भी देने की, ये सिर्फ और सिर्फ आपका रेकमेंड करते हैं। ठीक है, तो ये रेकमेंड करते हैं कि किस तरीके से आपका जो फंड है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फंड यानी नेट रेवेन्यू, बेसिकली नेट रेवेन्यू जो भी आपने स्टेट ने नेट रेवेन्यू अपना अर्न किया है उसे हम स्टेट और पंचायत में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसका रेकमेंडेशन ही आपको देंगे। प्लस ये भी देंगे कि पंचायत को, जो हमने पहले प्रोविजन में पढ़ा कि ग्रांट्स देता है स्टेट, तो स्टेट में से ग्रांट्स किस तरीके से देने हैं, किसको कितना देना है, वो ये एडवाइस भी करता है।
पर ये टेम्पररी बॉडी है। जैसे ही ये रिकमेंडेशन देते हैं, इनका रिकमेंडेशन लेने के बाद इसको फाइनेंस कमीशन को दोबारा से डिसमिनेट कर दिया जाता है। ये टेम्पररी बॉडी है, ये हमेशा बनी हुई नहीं रहती। ठीक है, अब जब आपने फाइनेंसेस दे दिए, जब आपने ग्रांट्स दे दिए, तो आपको ये देखना भी पड़ेगा कि एक्चुअली में वो फाइनेंसेस या वो फंड्स का, उन ग्रांट्स का प्रॉपर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना टैक्स पंचायत ले रही है, उसे किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है। तो उसके लिए ऑडिट ऑफ अकाउंट्स होता है। ऑल्दो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही लंबा प्रोविजन है, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं वो मेंशन्ड है इसमें। पर हम ये एक शॉर्ट वे में समझ लेते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेटर है वो प्रोविजन बनाता है जिससे कि अकाउंट्स का मेंटेनेंस हो सके और उस अकाउंट्स का हम ऑडिट कर सकें। तो एज पर द लॉ गिवन बाय द स्टेट, पंचायत को अपने ऑडिट के हिसाब से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जिससे कल को अगर कोई ऑडिटर आके उनसे वो रिकॉर्ड मांगे तो उनके पास वो हो। ये इसलिए किया गया है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी गेन्ड थ्रू टैक्सेस एंड द ग्रांट्स कैन बी डन, क्योंकि एक बहुत ही हेफ्टी अमाउंट आप कलेक्ट करते हो पब्लिक का, है ना। पब्लिक का भले ही आप छोटा सा अमाउंट भी कलेक्ट करोगे तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उस अमाउंट को सही जगह पे इन्वेस्ट करो। तो उसी के लिए ऑडिटिंग करके चेकिंग होती है पंचायत के अकाउंट्स की। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रोविजन है 243K, दैट इज फॉर इलेक्शन टू दी पंचायत। तो अब कौन करवाता है इलेक्शन? मैंने आपको पहले की स्लाइड में बताया था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट बॉडी है, अनलाइक फाइनेंस कमीशन जो कि एक टेम्पररी बॉडी है। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट बॉडी है। ये क्या करती है? ये कंट्रोलिंग करती है, कंट्रोल के बाद ये सुपरवाइज भी करती है और कंडक्ट भी कराती है। तो कंडक्ट कराने के बाद उसका सुपरविजन करना, उसको कंट्रोल करना, किसको? इलेक्शन को। ये काम है स्टेट इलेक्शन का। तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन में ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन क्या क्या करेगी और क्या उसके पावर्स हैं। ठीक है, हम ऑलमोस्ट एंड पे है प्रोविजन के। ठीक है, तो लास्ट सेकेंड जो आपका प्रोविजन है वो है आर्टिकल 243M। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो 3 टायर सिस्टम है या ये जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो कौन से एरियाज में ये अप्लाई नहीं होगा। तो 244 में ये बताया गया कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि स्केड्यूल्ड एरियाज कहलाएंगे या ट्राइबल एरियाज कहलाएंगे। ठीक है, कौन से होंगे स्केड्यूल्ड या ट्राइबल एरियाज? जहाँ पे जो स्केड्यूल्ड यानी SC पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, जो मेजर है पोर्शन है वो SC पॉपुलेशन का है, उन्हें हम स्केड्यूल्ड एरिया कहते हैं। और जहाँ पे ST पॉपुलेशन यानी ट्राइब्स है आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन वो कहलाएंगे ट्राइबल एरियाज। तो पार्लियामेंट ने ये कहा है कि वो यहाँ पे पास करेगा कोई भी प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए, वो लॉ पास करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो आर्टिकल्स या ये जो प्रोविजंस हैं वो इन एरियाज में एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अभी के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो अभी जिन एरियाज में वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो वो कौन से एरियाज हैं? एक तो स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यहाँ पे ये सारे प्रोविजंस नहीं है एप्लीकेबल। ठीक है, मणिपुर के हिली एरियाज में भी ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन दार्जिलिंग में वहाँ पे अपना एक जिसे बोलना चाहिए बॉडी है, वो बॉडी ऑलरेडी बनाई गई है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? सेम पर्पस के लिए। और वहाँ पे जो है वो काम करती है। वो कौन सी बॉडी है? वो बॉडी है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बनाया हुआ है ऑलरेडी।
और वो यही काम करते हैं, ठीक है। और इसीलिए यह एक्ट दार्जिलिंग में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में ये एक्ट पूरी तरीके से कंप्लीटली एप्लीकेबल है, लेकिन वहां पे रिजर्वेशन एससी को नहीं दिया जाता, ठीक है। क्यों, क्या, किस लिए, उस पे हम अभी नहीं आ रहे हैं। पहले हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो हमको क्या याद करना है यहाँ पे, स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, एंटायर स्टेट में ही ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। मणिपुर में पूरे एक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप एप्लीकेबल करोगे, लेकिन जो हिली एरियाज हैं वहां पे ये एक्ट नहीं होगा। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल की है वहां पे ये नहीं होगा, क्योंकि वहां पे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है। दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, ठीक है। आप अपने रनिंग नोट्स में ये चीज ले सकते हैं। एंड देन अरुणाचल प्रदेश में ये पूरी तरीके से वैलिड है एक्ट, लेकिन वहां पे आप जो है वो एससी को रिजर्वेशन नहीं देते। अब ऐसा क्यों है कि ट्राइबल एरियाज और स्केड्यूल्ड एरिया को हमने आइडेंटिफाई किया और वहां पे हमने ये चीज एप्लीकेबल नहीं की? इसका मेन रीजन ये है कि हम जो कल्चर है ट्राइब्स का उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो एसेंस है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा ये रीजन ये भी है कि अगर हम बहुत ज्यादा चेंजेस उनके कल्चर या उनके जिसे बोलना चाहिए लिविंग में कर देंगे तो वहां से आपको रिवोल्ट मिल जाएगा। इस वजह से आप वहां पे इन एक्ट्स को या इन प्रोविजंस को एप्लीकेबल नहीं कर रहे हो, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। लास्ट जो आपका प्रोविजन है वो है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो इलेक्टोरल मैटर्स में किस लेवल तक इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। तो बार टू इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, तो जब अलॉटमेंट ऑफ सीट होती है तो स्टेट ने ये पास किया कि अलॉटमेंट ऑफ सीट के केस में किसी भी पंचायत में कोर्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स अलॉट हो रही हैं पंचायत में, ठीक है। तो अगर स्टेट लॉ पास करता है तो दैट मीन्स कि अगर स्टेट ने लॉ पास कर दिया नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर तो कोर्ट क्वेश्चन नहीं करेगा। जैसे स्टेट ने बोल दिया कि ग्राम पंचायत में 25 मिनिमम सीट्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 35 होनी चाहिए, तो आपका कोर्ट उसे क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है। अगर स्टेट ने बोल दिया कि 10 ही मिनिमम सीट्स होंगी और 20 मैक्सिमम सीट्स होंगी तो उसे भी कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो स्टेट के पास किए हुए लॉ पे क्वेश्चनिंग नहीं होगी ऑन नंबर ऑफ सीट्स जो स्टेट ने डिसीजन लिया है उस पे, ठीक है। अब डीलिमिटेशन का जो भी क्वेश्चन है, डीलिमिटेशन यानी एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज या वार्ड्स, उसमें अगर कोई एडजस्टमेंट आप करते हो तो उसमें भी कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता। मतलब कितने वार्ड्स बनेंगे, कितनी सीट्स होंगी, उन दोनों ही चीजों पे कोर्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। इसके अलावा बाकी चीजों पे कोर्ट क्वेश्चन रेज कर सकता है अपना। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो इसके साथ आपका पंचायती राज इन इंडिया के सारे प्रोविजंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये जो नोट्स जिनसे मैंने आपको पढ़ाया है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मतलब मैंने अभी बनाया है, आप लोगों को उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें मैं ये पीपीटी पूरा डाल दूंगी, तो आप वहां से ये नोट्स जो है वो पिकअप कर सकते हो और उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। कोई भी डाउट अगर आज के सेशन में, आज के लेक्चर में आपको लगता है, आप प्लीज वो कमेंट सेशन में शेयर कर दीजिए, मैं उस पर आपको रिवर्ट कर दूंगी। अगर कोई ऐसा डाउट होगा जो बड़ा डाउट है या जो एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं नेक्स्ट जो आपका सेशन है वो रहेगा पंचायती राज इन मध्य प्रदेश पे।
तो वो स्टार्ट करने से पहले आपके डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर दूंगी। आई होप कि आपका लेक्चर जो है आज का वो आपको समझ आया होगा। आप इस लेक्चर को री स्टडी कर लें, रिवाइज कर लें, जो भी डाउट्स हैं वो शेयर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।